बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर अकाल पीड़ित मरुभूमि कच्छ की सीमा पर से बोल रहा हूँ, जिससे मेरी आवाज पाकिस्तान को तो पहले सुनाई देती है, दिल्ली को बाद में सुनाई देती है। सपना वही जो इरादों की नींव पर जन्म ले, सपना वही जो हौसलों की जमीन पर उड़ान भरे, और सपना वही जो हर सच्चाई को चीरता हुआ सच हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया। आज सुनिए तो लगता है अपना ये कल मोदी ने पहले ही देख लिया था। मैं हैरान हूं, जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं। ये पिछले बरस स्वतंत्रता दिवस की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसी लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे और गुजरात में एक छोर से भुज के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी उनकी बातों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जी हां, नरेंद्र मोदी बोल जरूर रहे थे गुजरात में, लेकिन उनकी दहाड़ लाल किले तक सुनाई दे रही थी। तब तक ये भविष्य के गर्भ में था कि अगली बार इस लाल किले से देश के नाम किसका पैगाम जाएगा, किसके हाथों से वो डोरी खुलेगी जिसके बाद खुले आसमान में तिरंगा लहराएगा, और किसकी जुबान से हिंदुस्तान जय हिंद के तराने सुनेगा। 16वीं लोकसभा के भरोसे पर छोड़ दिया गया था। देश की जनता की आशा आकांक्षा को बहुत भली भांति हम पूरा करेंगे। भारत माता की। आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अंतःकरण पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम आजाद हिंदुस्तान में सांस भर रहे हैं, तब उन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने जान की बाजी न्यौछावर कर दी। एक तरफ सत्ता में 10 बरस रह चुके मनमोहन सिंह थे, जिनकी नाकामी ही उनकी एकमात्र पूंजी बची थी, और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक ऐसा तिलिस्म अपने इर्द गिर्द बुन दिया था कि उनका अपमान गुजरात का अपमान होगा। फिर तो अपनी सियासत शेर और सीने के बीच ऐसे ऐसे भाषण देश भर में दिए कि उनके भाषणों को सुनकर देश में लोगों का सीना फूला नहीं समाता। जी हां, लाल किले की तरफ देख रहे थे नरेंद्र मोदी और लोग नरेंद्र मोदी की तरफ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब मैं देखूँ कि लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे, अपनी विजन को, देश को नमन करेंगे, और देश में कैसे एक संघर्षहीन वातावरण कम हो और जनता की सुविधा बढ़े और पारदर्शिता के माध्यम से बढ़े। उनकी स्पीच का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। बट हाँ, लालन कॉलेज से लाल किले के सफ़र में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो देश की जनता का रहा है, जिन्होंने नरेंद्र भाई में वो विश्वास व्यक्त किया। लाल किले के सपने आंखों में संजोए मोदी 1 साल पहले लालन कॉलेज में नजर आए थे, तब की मनमोहन सरकार को ललकारते हुए। देश आजाद हुआ, लेकिन आजादी के दीवानों के सपने पूरे हुए थे। क्या अब भी हमें पूरी आजादी मिली है? ऐसा सच्चाई नहीं है कि आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार हैं। आज भी हमारी घिसी पिटी सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती है। क्या आज भी पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन सुन के थक चुके हैं? क्या ये स्थगितता, ये स्टेटस मानसिकता उसने देश की प्रगति में रुकावट नहीं डाली? लालन कॉलेज में बने भव्य मंच से मोदी भविष्य को निहार रहे थे।
वो आने वाले दिनों के उन पन्नों को पलटने की कोशिश कर रहे थे जिनके जरिए लाल किले से वो देश को एक नई दिशा दे सके। इन पन्नों पर उनके इरादों का गाढ़ा रंग चढ़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग क्यों नहीं छेड़ सकते? और भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के सामने मूलभूत इश्यू है, देश का दर्द है, देश की पीड़ा है। मोदी के इन शब्दों में प्रण है कि जीत ही विकल्प है लोकतंत्र के रण में, वरना उस दिन हर राज्य में हर मुख्यमंत्री फहरा रहा था देश का तिरंगा। पर अर्जुन की तरह देश पर नजर सिर्फ मोदी ने साध रखी थी, वो भी भुज से। मैं कल महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुन रहा, उनका संदेश सुन रहा, उनकी पीड़ा समझ में आती, उनका दर्द समझ में आता। राष्ट्रपति जी के हर शब्द में भारत के दिल दिमाग को अभिव्यक्त करने का प्रयास था। मैं नहीं जानता हूं देश के शासक राष्ट्रपति जी की इस पीड़ा का कोई जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति जी ने कल कहा कि लोकतंत्र देश के अंदर आज हमारे विधानसभा, आज हमारे लोकसभा का सदन एक प्रकार से अखाड़ा बन गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। पिछले साल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भर थे, जिसकी घोषणा कुछ समय पहले ही गोवा कार्यकारिणी में पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की थी। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। और राजनाथ के लिए भी मोदी के नाम का ऐलान आसान नहीं था। बीजेपी में ही एक धड़ा ऐसा था जिसे मोदी के नाम से एलर्जी हो रही थी। अन्य दलों के लिए उनकी कसौटी के तराजू अलग है, उनको नापने के लिए मानदंड अलग है, लेकिन हम अकेले ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी जिनकी कसौटी के तराजू भी अलग हैं, नापने के लिए मानदंड भी अलग है। ऐसा क्यों है ये तो समय बताएगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। लेकिन इसमें से भी हम अच्छा कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमें ज्यादा कसा जा रहा है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे लिए मानदंड जरा कठोर रखे जाते हैं। कभी मोदी के राजनीतिक गुरु रहे आडवाणी उसी धड़े के अगुवा थे जिन्होंने गोवा कार्यकारिणी में जाना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ जेडीयू जैसा पुराना सहयोगी एक झटके में छिटक गया। यहाँ पर एक रणनीति के तहत बगैर अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज किए हुए हम लोगों ने तालमेल किया था। केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए थे, यहाँ भी सरकार चला रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टेज लगा कि अब उसको हम कायम नहीं रख सकते, तो उसके बाद हमने रिश्ता तोड़ा था। ये तो आइडियोलॉजिकल इशू है। लेकिन मोदी पर इसका असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी चुनावी टीम बना ली थी, रणनीति बना ली थी, बस उसे अंजाम तक पहुंचाना था। लालन कॉलेज से मोदी के भाषण ने बता दिया कि उनकी नजरों में दिल्ली दूर नहीं। मोदी इस लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बदलने को मचल रहे थे। वो बेताबी ऐसी थी कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी के लिए बाकायदा लाल किला सरीखा ही मंच बनाया गया। तब तक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उम्मीदवार नहीं।
इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग घंटों से जो तपस्या कर रहे हैं, ये जो मूड दिख रहा है, इससे साफ पता चलता है कि हवा का रुख क्या है। देश तब तक मोदी के नाम पर ऑटो मोड में जा चुका था। मोदी जी पूछते कैसे दिन आएंगे और देश एक सुर में कहता अच्छे दिन। अच्छे दिन, अच्छे दिन। देश को मोदी से अच्छे दिनों का इंतजार था और बीजेपी को अपने अच्छे दिनों का। बीजेपी ने भांप लिया कि मोदी के नाम का जादू ही दिल्ली के तख्त तक पहुंचा सकता है। हालांकि पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेताओं को मोदी के नाम पर एतराज था, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। – 2009 में आडवाणी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो पीएम इन वेटिंग ही रह गए। 2014 में उनके चेले को मौका मिला। मोदी ने वेटिंग को कंफर्म करके दिखा दिया। जब मैं कभी चुनाव अभियान के एक हफ्ते के बाद मैंने बोलना शुरू किया 300 सीट चाहिए, तो अपने साथी भी मुझे कह रहे थे कि मोदी जी आप क्यों संख्या क्यों बोलते हैं 300। सबको लगता था ये, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है था जनता ये चाहती है कि कोई मांगने वाला भी तो आए। ये तो दम देखें कि मांगने वाले में दम कितना है। जनता देने को तैयार थी, ये मूड था और दिया। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने इस चुनाव में बहुत उत्तम तरीके से अपना कर्तव्य निभाया है। गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बनेगा। ठीक 1 साल पहले जश्न आजादी पर लालन कॉलेज से मनमोहन सिंह के भाषण का काउंटर करके दरअसल नरेंद्र मोदी ने यह एहसास दिला दिया था कि उनकी तमन्ना क्या है और ताकत क्या है। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अब उनका सफर लाल किले पर ही जाकर रुकेगा और इसीलिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने इस सफर को आगे ले जाने में, पहुंचने में लाल किले तक। पिछले 2 महीनों के अनुभव से मैं विश्वास से कहता हूं साथियों, मैं दिल्ली की दुनिया से बहुत नया व्यक्ति, पार्लियामेंट की ज्योग्राफी भी नहीं जानता था, यहां के गली मोहल्ले को नहीं जानता था। दिल्ली की इस दुनिया से मैं बड़ा अपरिचित इंसान। तो ऐसे समय किसी को भी लगता है यार क्या करेंगे, नए नए जा रहे हैं, तो होना बहुत स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा होता था, लेकिन जब विचार आता तो फिर मुझे 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की अनुभूति होती थी।
नरेंद्र मोदी इस रेस में अकेले थे। बीजेपी में विरोध के कई सुर उठे, लेकिन मोदी के नाम की चमक में गुम हो गए। कोई आसपास नहीं था, मुकाबला सिर्फ खुद से था, और अगर कोई प्रतिद्वंदी था तो बस उनका अतीत। और मोदी अतीत को कैसे जीतने देते, उस पर हावी रहे। निशाना शहजादे से लेकर भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ा और दागने लगे ताबड़तोड़ आरोपों के गोले। भ्रष्टाचार के मूल में भाई भतीजावाद, ये सीरियल के शब्द हुआ करते थे। दिन बीते बीते उसमें थोड़ा बदलाव आया और नई सीरियल आई मामा भांजा की। मामा भांजे की सीरियल आई भ्रष्टाचार में, और अब आगे बढ़ते बढ़ते सास बहू और दामाद की सीरियल शुरू हुई। राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने। ये आक्रमण था। बस जैसे किसी सीरियल में युद्ध के सीन के पहले दोनों ही तरफ से आक्रमण चिल्लाया जाता है, वो नहीं हुआ। वरना सुनिए ना, सत्ता की ललक ने लाल किले की रेस में शब्दों के कैसे कैसे शस्त्र बनाए गए। बेटे का भाग्य बनाने में देश के करोड़ों करोड़ों बेटों का भाग्य को बलि चढ़ा दिया है। एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। मैं शाहजादे से कहना चाहता हूं, देश आपकी सोच के कारण तबाह हो चुका है। देश आपकी सोच को अब ज्यादा झेलने की ताकत भी नहीं बची है। भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन फिरका परस्ती, अलगाववादी और नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस से पहचानिए, देश को लूटा है। मां बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। आजादी से 60 साल हो गए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का, इनका जाना तय है, ये बच नहीं सकते। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते थे तो शुरू में लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन हमारे देश का एक स्वभाव है, कुछ चीजें अगर वाया अमेरिका आ जाए तो जरा अच्छी लगती है। कोई अमेरिका वाला सबका साथ सबका विकास की तारीफ करें तो हिंदुस्तानी भी सीना तान करके भी बात करने लग जाता है। ये भारतीय चिंतन का मूल मंत्र है, और इसीलिए तो हम सबका साथ सबका विकास इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लालन कॉलेज तो बहाना था, निशाना लाल किले पर था। एक बेचैनी थी नरेंद्र मोदी के अंदर, उन्हें गुजरात की सीमा को तोड़कर लाल किले तक पहुंचना था, और उनका निशाना सही बैठ गया। विरोधियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें परेशान करने में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना निशाना साध लिया था। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।